जय हिंद, जय मानवता बच्चों। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में अपन करने वाले हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी के पहले 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो आपके मिड टर्म के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखो, टॉप 50 क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्ट करे हैं आपके लिए। अगर ये 50 क्वेश्चन लगा लोगे ना तो मेरी इस बात की पूरी श्योरिटी है 100% की बाहर से आपको कोई भी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये 50 क्वेश्चन आप बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर आपको बाहर से किसी भी चीज की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, मेमोराइज करते हुए चलेंगे और एग्जाम में जाके फोड़ देंगे और ज्योग्राफी पेपर 1 नंबर देना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इस पीडीएफ में ना 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन का जो है बंच मैंने बनाया है। आपको देख के अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन हार्ड है उनको नीचे रखा है, जो इजी है 1 नंबर के उनको ऊपर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम। अच्छा, याद रखना एक चीज, जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल करा है ये वही लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार लैंग्वेज पे भी ध्यान देते हुए चलना और क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ते भी चलो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन ओरिजिन। देखो, ओरिजिन के बेस पे जब हम बात करते हैं ना तो ओरिजिन के बेस पे 2 रिसोर्स आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक, स्पेलिंग गलत है, BIOTIC, बायोटिक और एबायोटिक। देखो, बायोटिक रिसोर्स जो होते हैं ना ये होते हैं लिविंग। ये क्या होते हैं? लिविंग। कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसके अंदर जिंदगी है, जिसके अंदर जान है, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्स। और जिसके अंदर जान नहीं होती, जैसे कि स्टाइलिश हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, इनके अंदर क्या है? जान नहीं। ये क्या है? नॉन लिविंग। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? अबायोटिक। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन करो, तो या तो वो बायोटिक में क्लासिफाई होगा या तो वो एबायोटिक में क्लासिफाई होगा। हिंदी में बायोटिक को जैविक, एबायोटिक को अजैविक। कोई दिक्कत गाइस? समझ में आया यहां पर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बड़ी कलरफुल पीडीएफ बनाई है मैंने आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो गाइस, इसको भी करते हैं अच्छे से। रिन्यूएबल रिसोर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जब भी कभी हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो हिंदी में अपन इसको बोलते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। रिन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय संसाधन। बात समझ में आ गई? जब भी कभी हम रिन्यूएबल की बात करते हैं और जब भी कभी हम नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, दोनों में अंतर ये है भैया, रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब वो रिसोर्स जो एक बार अगर खत्म हो गए तो धरती पे जल्द से जल्द वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या? सोलर एनर्जी, वाटर हो गया और एयर हो गया। ये वो रिसोर्स हैं, अगर ये खत्म हो गए धरती से तो जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स, हिंदी में नवीकरणीय संसाधन। सेकंड आता है भैया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है वो रिसोर्स जो एक बार अगर खत्म हो गए तो इनको वापस आने में कई हजार साल जो है वो लग जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स बताओ भैया। तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपका कोयला हो गया। ठीक है, पेट्रोल, डीजल एंड कोयल किसका एग्जांपल है? परफेक्ट नॉन रिन्यूएबल का। बात समझ में आ गई? रिन्यूएबल रिसोर्स खत्म होने के बाद जल्दी दोबारा वापस आ जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल खत्म तो खत्म, करोड़ों साल लग जाएंगे इनको वापस आने में। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो एग्जाम्पल दे रखा है क्या? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? रिन्यूएबल रिसोर्स के, खत्म होने पर दोबारा आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब एंड हरियाणा? भाई लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है भैया? लैंड डिग्रेडेशन का हिंदी में मतलब होता है भूमि निम्नीकरण। क्या होता है? भूमि निम्नीकरण। तो पूछा जा रहा है कि भैया पंजाब और हरियाणा में जो भूमि निम्नीकरण हो रही है, यानी कि जमीनें खराब हो रही हैं, उसका मेन कारण क्या है? गाइस, इसका मेन कारण क्या है? वहां के लोग ना अपनी जमीनों में हद से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, हद से ज्यादा सिंचाई करते हैं। तो ओवर इरिगेशन इसका क्या है? मेन कॉज। पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन होने के मेन कॉज क्या है? ओवर इरिगेशन, हिंदी में ज्यादा सिंचाई या फिर अधिक सिंचाई हम इसको बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत इजी देखने को मिला। चलिए
समझ में आ रहा है? एकदम आराम से बैठते जाओ, सारे क्वेश्चन बस समझते जाओ मैं क्या बोलते जा रहा हूं। कह रहा है विच सॉइल इज कॉल्ड रेगुलर सॉइल। गाइस अभी हम क्लासिफिकेशंस करेंगे सॉइल की, उसमें ना ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा दूं और मैं आपको बताऊं ही ना कि ब्लैक सॉइल का ही दूसरा नाम क्या है, रेगुलर सॉइल। जैसे हमारा नाम प्रोफेशनली कुछ और होता है, घर में चुन्नू मुन्नू करके कुछ अलग होता है, तो उसी तरीके से जो ब्लैक सॉइल है हमारी, ब्लैक सॉइल का ही दूसरा नाम क्या है, रेगुलर सॉइल। तो अगर एक मार्क्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिले कि कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसको अपन रेगुलर सॉइल बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। काली मृदा एक ऐसी मिट्टी है जिसका दूसरा नाम क्या है, रेगुलर सॉइल। और सबसे ज्यादा फेमस क्यों है ये, तो सबसे ज्यादा कपास यानी कि कॉटन की खेती हमें इस पे ही देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया अभी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जस्ट पढ़ाया मैंने। रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं, एक सेकेंड, रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं और नॉन रिन्यूएबल, दोनों में डिफरेंस क्या बताया मैंने। रिन्यूएबल अगर खत्म हो गए तो इनको वापस आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये तुरंत वापस आ जाते हैं। एग्जांपल क्या, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया और वाटर हो गया। ये तीन किसके एग्जांपल है, आपके रिन्यूएबल के। और नॉन रिन्यूएबल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो अगर खत्म हो गए तो इनको वापस आने में कई हजार साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल एंड कोल। कोई दिक्कत गाइस? चल आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, अगर एग्जाम में आया ना क्वेश्चन तो ये 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। बहुत लुच्चू पुच्चू क्वेश्चन है। देखो देख सकते हैं रिन्यूएबल का एग्जांपल क्या बताया गया, जो जल्दी से क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। एग्जांपल सनलाइट। और नॉन रिन्यूएबल मतलब वो रिसोर्स जिनको भाई दोबारा आने में मिलियंस ऑफ क्या लग जाते हैं, ईयर। एग्जांपल कोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे 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 आराम से पढ़ाना भी है, भागे जा रहा है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंशन 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। भैया भूमि निम्नीकरण जो हो रही है, जमीन जो खराब हो रही है, उसके खराब होने के ना 2 कारण बताओ। तो देखो जमीन खराब होने के ना 2 नहीं, मैं आपको 3-4 कारण बताता हूं। एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड। देखो लैंड डिग्रेडेशन की जब हम बात करते हैं तो अगर कोई जमीन है गाइस, अगर कोई जमीन है तो जब ये जमीन पूरी खराब हो जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। इसके मेन कारण क्या है, केमिकल यूज। केमिकल यूज सबसे मेन कारण इसका यही है, ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करना। सेकेंड इसका कारण आप बोल सकते हो ओवर इरिगेशन। थर्ड आप इसमें बोल सकते हो क्या, थर्ड आप बोल सकते हो डिफॉरेस्टेशन। चौथा आप इसमें बोल सकते हो माइनिंग। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण जो होते हैं, इसके 4 मेन कारण क्या क्या हैं गाइस। तो इसके 4 मेन कारण है। सबसे पहला केमिकल यूज। सबसे पहला क्या है, केमिकल यूज। कि भैया केमिकल जो है, केमिकल्स की वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई जमीन खराब हो रही है। सेकंड ओवर इरिगेशन, ज्यादा सिंचाई, ज्यादा सिंचाई से भी जमीन खराब हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई से भी जमीन खराब हो जाती है। और माइनिंग यानी कि खनन। ये वो 4 कारण हैं, 4 फैक्टर हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई? चलो इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। बात समझ में आ गई यहाँ पर, ओवर इरिगेशन और डिफॉरेस्टेशन। इसने 2 बताए, मैंने आपको 4 बताए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो करवाने की जरूरत ही है ही नहीं। बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स 3 नंबर में क्वेश्चन है। पढ़ा दिया मैंने आपको कि भैया बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, एनिमल। और एबायोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग। एग्जाम्पल मिनरल्स एंड वाटर। चल व्हाट आर बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स, पढ़ा दिया है वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे क्लासिफाई द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइस। देखो अब मैं आपको पढ़ाता हूं। जितने भी रिसोर्स होते हैं ना, जितने भी रिसोर्स होते हैं, जब उनकी हम ओनरशिप की बात करते हैं, ओनरशिप यानी कि मालिक, हर रिसोर्स का कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का मालिक होता है। एग्जाम्पल मेरी शर्ट, ये जो शर्ट मैंने बाय करी है, ये मेरी शर्ट है। मैं इसको पहनूं, मैं इसको ना पहनूं, ये क्या है, मेरी मर्जी। अगर ये शर्ट आपको इस्तेमाल करनी है, आपको पहननी है, तो आपको पहले मुझसे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन, क्योंकि ये रिसोर्स है किसका, मेरा। तो ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक व्यक्ति के होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरी शर्ट, ये क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। भैया कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब क्या होता है? एग्जांपल देखो, ये जो स्मार्ट बोर्ड है ना तो ये मेरा है, और जितने भी टीचर्स वीडियो डालते हैं ना तो ये उनका है, लेकिन जितने भी टीचर्स एचआर एकेडमी के हैं या फिर जितने भी टीचर जो इस पे पढ़ाते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना, हम में से किसी का भी नहीं है, लेकिन हम सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम इस कम्युनिटी के पार्ट हैं। हम एचआर एकेडमी के क्या है? पार्ट है। तो हम में से कोई भी टीचर जो एचआर एकेडमी की कम्युनिटी का पार्ट है वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। बाहर का कोई टीचर इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको अगर इस्तेमाल करना है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल अगर हम कम्युनिटी रिसोर्स का देखें तो आपने देखा होगा आपके घर के बगल में जो पार्क होता है वो उस कम्युनिटी के लिए होता है। आपको कोई फंक्शन करवाना है, आप कराओ बेझिझक। अगर किसी बाहर वाले को उसमें कोई फंक्शन करवाना पड़ेगा तो उसको पहले क्या लेना पड़ेगा? परमिशन। आसपास के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर जिसके भी अंडर में वो पार्क होगा उससे पहले क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन, कि मैं ये फंक्शन यहाँ पर करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता। तो यानी कि वो रिसोर्स जो एक कम्युनिटी के होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स। बात समझ में आ गई? टेंपल्स भी तुम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। सेकंड आता है नेशनल रिसोर्स। भैया ऐसा रिसोर्स जो सबके लिए हो। एक कंट्री, हम अपन इंडिया में रहते हैं सारे लोग, ऐसा रिसोर्स जो इंडिया के हर एक व्यक्ति के लिए हो। इंडिया गेट, लाल किला, आपको जाना है, आप हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो आप आराम से जाओ। लेकिन किसी बाहर वाले को आना है देखने तो उसको पहले वीजा, एयरपोर्ट पे चेकिंग वेकिंग करवानी पड़ेगी। गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो वो आ सकता है, नहीं करेगी तो वो नहीं आ सकता। तो नेशनल रिसोर्स मतलब वो रिसोर्स जो एक कंट्री के लोगों के लिए होता है। एग्जाम्पल रोड, वो रोड जो है उसमें काला गोरा छोटा मोटा पैसे वाला गरीब ये वो टेढ़ा मेढ़ा हर एक व्यक्ति चल सकता है और आ सकता है, क्योंकि वो रिसोर्स क्या है? नेशनल रिसोर्स। बात समझ में आ गई? थर्ड है फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्स। भैया इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? तो इंटरनेशनल रिसोर्स गाइस वो रिसोर्स होते हैं जो पूरी दुनिया के हैं। एग्जाम्पल स्पेस, एग्जाम्पल मून। आप बना लो अपना रॉकेट, चले जाओ चांद पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी कंट्री जाती है। इंडिया भी गई हुई इसरो बना के अपना, कोई दिक्कत? तो इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब वो रिसोर्स जो पूरी दुनिया के हैं। एयर हो गया, स्पेस हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गया। जाओ ना, किसने मना करा? अपना रॉकेट बनाओ, घूमो स्पेस के अंदर, इतना बड़ा स्पेस है, कोई दिक्कत? तो जब भी कभी हम बात करते हैं कि एक रिसोर्स के कितने ओनर हो सकते हैं, एक जो रिसोर्स है उसको ओनरशिप पे जब तुम्हें क्लासिफाई करना हो तो कितने ओनर निकलेंगे? 4। पहला कौन? पहला मैं अकेला, इंडिविजुअल, फिर ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी रिसोर्स, फिर एक कंट्री के लिए नेशनल रिसोर्स, फिर पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल रिसोर्स। चलो मेरे साथ रिपीट करो। पहला कौन है? इंडिविजुअल। सेकेंड बोलो क्या है? कम्युनिटी। हाँ। थर्ड क्या है? नेशनल। फोर्थ क्या है? इंटरनेशनल। तो समझ में आ गया कि भाई रिसोर्स के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं भैया ओनरशिप के आधार पर, तो कितने ओनर है? 4। पहले चैप्टर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये आया तगड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आता है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, यानी कि आपने चैप्टर आधा अधूरा पढ़ा है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भैया रिसोर्स प्लानिंग समझाओ। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया? कि भैया इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग होती है उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं और कौन से स्टेप्स में हम क्या करते हैं। उससे पहले मैं आपको समझाता हूं रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है। गाइस देखो, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है? आपने आपके घर में पापा हैं, हम सबके घर में कौन होते हैं? हमारे पापा होते हैं। एक सेकंड, जरा एक कलर देखूं मैं, कलर कैसे चेंज होगा वैसे। हाँ ये देखो, आप सबको पता है हमारे घर में कौन होते हैं? पापा। मान लो पापा ने पैसा कमाया, इतना पैसा पापा ने कमाया, तो हमारी जो मदर होती है, हमारी जो कौन होती है? मदर डिसाइड करती है कि ये जो अमाउंट आया इस अमाउंट को कैसे खर्च करना है। मम्मी क्या करती है? पैसों की प्लानिंग, कि हाँ भाई बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, घर का राशन आना है, घर का रेंट जाना है, यहाँ पैसे देना है, उससे उधार लेते वहां जाना है। तो मम्मी क्या करती है? प्लानिंग। मम्मी क्या करती है? पैसों की प्लानिंग, ताकि पैसा जो है वो सही से यूटिलाइज हो पाए। इसी तरीके से आपको पता है हमारी जो इंडिया है, हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज है ना वो अनइवन है। कहीं पर कोई रिसोर्स ज्यादा है तो कहीं पर कोई रिसोर्स कम है। कहीं पर पानी है तो राजस्थान जैसे इलाकों में पानी नहीं है, कहीं पर सोना है तो कहीं पर मैग्नीशियम नहीं है, कहीं पर ये है तो कहीं पर वो नहीं है। तो इसलिए सरकार क्या करती है गाइस? सरकार को जो भी रिसोर्स मिलती है या फिर सरकार के पास जो भी रिसोर्स है वो उसकी प्लानिंग करती है पहले, कि भाई इसकी प्लानिंग करो ताकि इंडिया में वो इलाका जहां पर ये रिसोर्स नहीं है, इस रिसोर्स को वहां तक भी पहुंचाया
जा सके, क्योंकि इंडिया के अंदर रिसोर्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा है कहीं पर कम है, कहीं पर कोई रिसोर्स है तो कहीं पर कोई रिसोर्स नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग, ताकि इंडिया के हर एक कोने में डेवलपमेंट हो सके और हर एक कोने में उस रिसोर्स को पहुंचाया जा सके। आ गई बात समझ? इसलिए अपन क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग तो मैंने आपको समझा दिया। एक बार अपन स्टेप्स देखते हैं कि भैया कौन कौन से स्टेप्स जो है वो हमें करने पड़ते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप जो होता है उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स। कि सबसे पहले आप रिसोर्स की इन्वेंटरी ढूंढो कि पूरी इंडिया के अंदर कहां पर कौन सा रिसोर्स है। मान लेते हैं हमें पता लग गया कहीं पर, हाँ भाई यहाँ पर सोना बहुत ज्यादा है, तो सेकंड स्टेप क्या है, इन्वॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। कि आपको पता लग गया, सबसे पहले आपने क्या करा, आइडेंटिफाई करो, सर्वे वर्वे करो, आइडेंटिफाई करो कहां पर रिसोर्स है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पर ये संसाधन है। सेकंड आप एक प्लान बनाओगे किस तरीके से इस रिसोर्स को आप बाहर निकालोगे। ठीक है, आपने प्लान बना लिया, सेकंड स्टेप में एक स्ट्रक्चर बनाया, प्लानिंग स्ट्रक्चर, और उस रिसोर्स को बाहर निकाल दिया। थर्ड होता है आपने जो रिसोर्स निकाला, अब आप सोचो कि भाई ये जो रिसोर्स निकला है इसका मैं कैसे इस्तेमाल करूं जिससे इंडिया का और इंडिया के लोगों को क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, आज से कुछ साल पहले क्या हुआ था, इंडिया में जैसे लिथियम बैटरी मिलती है उसकी खदान निकली थी इंडिया में, तो वहां की गवर्नमेंट ने भाई लिथियम की खदान देखी, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, एक प्लान बनाया, उस लिथियम की बैटरी को बाहर निकाला, मतलब लिथियम को बाहर निकाला। फिर उन्होंने देखा यार अभी ना इसको इस्तेमाल मत करो, आने वाला मार्केट ईवी मार्केट है, आने वाले टाइम पे बैटरी बहुत बिकेगी, तो अभी अगर तुम इस लिथियम को निकाल के बेचोगे तो बहुत कम अमाउंट मिलेगा, इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, जब मार्केट में लिथियम का प्राइस बढ़ेगा तब हम इसको निकाल के बेचेंगे ताकि हमारी कंट्री में पैसा आए, हमारा भी फायदा हो, देश का डेवलपमेंट भी और लोगों का भी फायदा हो इसके अंदर। तो समझ सकते हो इस एग्जाम्पल में तीनों स्टेप कि भैया रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं। सबसे पहला आप क्या करते हो, इन्वेंट्री को ढूंढते हो, यानी कहां पर रिसोर्स है वो जगह ढूंढते हो। फिर एक प्लान बनाते हो, रिसोर्स को बाहर निकालते हो। फिर रिसोर्स जो बाहर निकला उसमें दिमाग लगाते हो कि किस तरीके से देश का डेवलपमेंट इस रिसोर्स से करवाया जा सके। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट आर द रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन एंड हाउ कैन इट बी चेक। भैया अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ाया था सेम क्वेश्चन आ गया रिपीट में, वो 1 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का है कि भाई इंडिया के अंदर ना किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, भूमि निम्नीकरण हो रही है, और क्या कर सकते हैं हम भूमि निम्नीकरण को बचाने के लिए, कि ऐसे कौन से स्टेप्स ले ताकि भूमि निम्नीकरण जो है वो हमें देखने को ना मिले। तो मैंने आपको पढ़ाया कि भैया भूमि निम्नीकरण के मेन कारण क्या होते हैं, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, जानवरों से ज्यादा चारा खिलवा देना। अब भाई कहीं पर कोई पेड़ लगा, आप जानवर से बार बार खिला दे रहे हो, बार बार खिला दे रहे हो, बार बार उग रहा है, बार बार खिलवा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जमीन जो है अपनी फर्टिलिटी और मिनरल्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और जमीन क्या हो जाएगा, खराब। तो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग और माइनिंग, ये क्या है, मेन कारण है भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन के। अच्छा, इसकी रेमेडीज क्या है भैया, किस तरीके से हम कौन से स्टेप्स उठाएं जिससे भूमि निम्नीकरण जो है वो ना हो। तो पहला स्टेप है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। तो आप क्या करो, आप पेड़ को लगाओ। डिफॉरेस्टेशन में आप पेड़ काट रहे थे, आप पेड़ों को लगाओ, जमीन खराब होने से बच जाएगी। प्रॉपर इरिगेशन करो, ज्यादा पानी ज्यादा भी मत डालो, कम भी मत डालो, जितना जरूरत है उतना आप उसके अंदर पानी डालो। और रेगुलेट करो ग्रेजिंग को, जानवरों को रेगुलेट करो कि वो ज्यादा चारा जो है वो ना खाए, लिमिट में खिलाओ ताकि जो जमीन है वो अपनी फर्टिलिटी जो है वो लूज ना करे। तो ये 3 रेमेडीज हैं किसके, ये 3 रेमेडीज हैं आपके लैंड डिग्रेडेशन से अपनी जमीन को बचाने के लिए। आ रही है बात समझ, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सिंपल वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग क्यों करने की जरूरत है। गाइस, इंडिया के अंदर जो हमारे स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स पे सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सारे स्टेट्स और पूरी इंडिया के लोगों का डेवलपमेंट हो सके, इसलिए हम रिसोर्स की क्या करते हैं, प्लानिंग, ताकि हमारा डेवलपमेंट जो है उसको हम बैलेंस वे में कर सके। कोई दिक्कत। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एलोवियल सॉइल। देखो गाइस, एलोवियल सॉइल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मम्मी घर जाओ, पापा का मुंह घर जाओ, आप भी घर जाओ। चलो गाइस देखो, स्टार्ट करते हैं। इसमें यार कलर कौन सा चूज हो रखा है, अच्छा अब होगा शायद, चलो हो गया। देखो गाइस, एक इंडिया बनाते हैं, एलोवियल सॉइल के बारे में पढ़ाता हूं आपको मैं। ये मान लो इंडिया है, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट। इंडिया का जो ये इलाका है, यहाँ पर आपको पता है माउंटेन्स है, माउंटेन्स के जस्ट नीचे का जो इलाका है ये, इसको अपन बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। हिंदी में उत्तरी मैदान, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी मैदान। यही वो इलाका है, यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, ये बहुत फर्टाइल होती है। यहाँ की मिट्टी क्या होती है, पहला पॉइंट क्या है, फर्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होती है पैडी प्लस शुगर केन। पैडी मतलब चावल, शुगर केन मतलब गन्ना। थर्ड, यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, इसमें पोटास प्लस लाइम, ये क्या है, मिनरल। ये सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो मैंने क्या बोला, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है, इस एरिया में जो मिट्टी है वो क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर चावल और शुगर केन की खेती सबसे ज्यादा होती है। तीसरा, इस मिट्टी के अंदर पोटास और लाइम जो है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या है, फर्टाइल। और यहाँ पर दो नदियां भी बहती है जिनका नाम है, एक का गंगा और एक का ब्रह्मपुत्र। एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से बहती है, इसलिए इस इलाके के अंदर खेती जो है बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और इसी मिट्टी को अपन बोलते हैं क्या, एलोवियल सॉइल, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में है। कौन कौन से स्टेट्स में बहती है, तो हम स्टेट्स भी लिख देते हैं भाई। बिहार, हमारा बिहार प्लस में यूपी आप लिख दो इधर। तो बिहार और यूपी के अंदर हमें मिट्टी देखने को मिलती है एलोवियल सॉइल, जो कि यहीं पर है। तो एलोवियल सॉइल के फीचर्स पता लग गए भैया, सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा खेती इस पे पैडी और शुगर केन की होती है, ठीक है। इस मिट्टी के अंदर वो पोटास और लाइम जो मिनरल है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है भैया। यहाँ पर दो नदियां भी बहती है जिसकी वजह से मिट्टी और फर्टाइल हो जाती है। कौन कौन सी नदियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कोई दिक्कत, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक स्टेट अगर पूछे जिसमें एलोवियल सॉइल है तो आप बिहार आराम से वहां पर लिख सकते हो। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, ये सारे फीचर्स हैं एलोवियल सॉइल के। एलोवियल सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से हो जाते हैं बैक, समझ में आ गया। वही मैंने आपको बताया, फॉर्म्ड बाय रिवर्स। भाई यहाँ पर दो नदियां हैं जो कि इसको और फर्टाइल करती है। ये सॉइल क्या है, बहुत फर्टाइल, इसमें पोटास और लाइम बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पर, राइस, शुगर केन और वीट। तीसरा यहाँ पर वीट भी दे रखा है, वीट भी लिख सकते हो। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एलोवियल सॉइल। हिंदी में एलोवियल सॉइल क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। एलोवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मृदा। कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स। बोलो मेरे साथ, कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। एलोवियल सॉइल की सबसे खास बात क्या है भैया, बहुत फर्टाइल होती है। भैया फर्टाइल होती है तो इसमें कौन सा मिनरल है जो इसको फर्टाइल बना रहा है, पोटाश और लाइम। भैया कौन सी दो नदियां जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती है और एलोवियल सॉइल को और फर्टाइल बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या उगता है भैया, चावल, वीट और शुगर केन। आगे बढ़े, चलो। अरे क्या हो गया बाबा, आओ रे। चलो भाई, ये आया बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। कि भैया इंडिया में कितने टाइप की सॉइल पाई जाती है, आप ये एक एक करके बताओ। तो एलोवियल सॉइल के बारे में तो आपको सब बता दिया, कहाँ पाई जाती है, क्या उगाई जाती है, क्यों फर्टाइल है, सारी बात हमने पढ़ ली। तो एलोवियल सॉइल के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल। अभी मैंने आपको बताया था ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है रेगुलर सॉइल। कहां पाई जाती है, इंडिया के दक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में। और सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है इस पे, कॉटन यानी कि कपास। कोई दिक्कत, कॉटन की खेती सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पे होती है, काली मिट्टी के ऊपर। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, दक्कन पठार के पास। कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस रेड सॉइल। अब जो रेड सॉइल है ना, रेड सॉइल पाई जाती है आपके साउदर्न प्लेट्यू के अंदर। हमारा जो प्लेट्यू वाला इलाका है नीचे, उसके नीचे का जो पार्ट है साउदर्न प्लेट्यू, वहां पर आपको कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल। और रेड सॉइल पे सबसे ज्यादा खेती करी जाती है पल्सेस की, लिखा भी होगा हाँ, पल्सेस। पल्सेस मतलब क्या होता है, दाल। तो यानी कि आपकी जो रेड सॉइल है, रेड सॉइल क्यों फेमस है, रेड सॉइल फेमस है पल्सेस के लिए। इसके अंदर आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वही इसको रेड बनाता है। सेकेंड है लेटराइट और अराइट सॉइल। ये दोनों एक दूसरे के चाचा ताऊ के लड़के हैं। लेटराइट सॉइल वो मिट्टी होती है जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है। अराइट सॉइल वो मिट्टी होती है इसमें पानी बहुत कम होता है। इसको हिंदी में अपन सूक्ष्म मृदा भी बोलते हैं। तो लेटराइट सॉइल कहां पाई जाती है भैया, तो आपको पता है हमारे इंडिया के नीचे ऐसे घाट्स हैं,
ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया। तो वेस्टर्न घाट जो नीचे जो वी बना होता है, वेस्टर्न घाट्स पे जो मिट्टी पाई जाती है, वेस्टर्न घाट पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? लेटराइट सॉइल। और इस पे खेती किस चीज की होती है? कॉफी। किस चीज की? कॉफी की। नेक्स्ट बात करते हैं अराइड सॉइल की। अराइड सॉइल वो मिट्टी है जो सूखी होती है। अराइड सॉइल वो मिट्टी होती है जो है वो सूखी होती है। तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा सूखी मिट्टी कहां पाई जाती है? बताओ, सोचो। जहां पर डेजर्ट भी है, डेजर्ट में तो मिट्टी सूखी होती है। तो हमारे इंडिया में अराइड सॉइल पाई जाती है राजस्थान के अंदर, और अराइड सॉइल पे खेती जो करी जाती है वो होती है बाजरे की। तो सबका समझ में आया भाई? नॉर्दर्न प्लेन्स में मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? एलोवियल सॉइल। दक्कन प्लेट्यू में कौन सी? ब्लैक सॉइल। वेस्टर्न घाट पे कौन सी? लेटराइट सॉइल। और आपका हाँ, अराइड सॉइल कहां पाई जाएगी? राजस्थान के अंदर। और रेड सॉइल कहां पाई जाएगी? साउदर्न प्लेट्यू के पास। एलोवियल सॉइल पे क्या उगाते हैं? राइस, व्हीट और शुगर केन। ब्लैक सॉइल पे कॉटन, रेड सॉइल पे पल्सेस, लेटराइट सॉइल पे कॉफी, अराइड सॉइल पे बाजरा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एकदम पक्का पक्की याद कर लो अच्छे से। जिसमें से ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगुलर सॉइल। चलो भाई आगे एक्सप्लेन करते हैं एजेंडा 21। ये समझाता हूं मैं आपको, रुको। व्हाइट बोर्ड देखो गाइस, 1992 में क्या हुआ? लोगों ने देखा कि भाई इन्वायरमेंट ना खराब हो रहा है। हमने कंपनी खोलने जा रहे हैं, फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, नदियों को पल्यूट करे जा रहे हैं, इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? खराब। तो 1992 में उन्होंने देखा, उन्होंने बोला भाई सारी कंट्री की मीटिंग बुलाओ, भाई सबसे बात करनी पड़ेगी, भाई डेवलपमेंट के नाम पे चीजें तो करो, लेकिन कुछ ऐसा भी करो जिससे तुम इन्वायरमेंट को बचा भी सको। तो 1992 में एक मीटिंग बुलाई गई, उसका नाम था अर्थ समिट। उसका नाम क्या रखा गया? अर्थ समिट। ये मीटिंग कहां बुलाई गई? ब्राजील। ब्राजील के एक शहर रियो दे जनेरियो में। तो 1992 में क्या बुलाई गई? एक मीटिंग कहां पर बुलाई गई? ब्राजील के अंदर। ब्राजील के शहर कहां? रियो दे जनेरियो में। और यहां पर इन लोगों ने मीटिंग करके ये डिसाइड करा सारी कंट्रीज ने कि भाई देखो डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देंगे, इन्वायरमेंट को भी खराब होने से बचाएंगे। इसी आइडिया को बोला गया एजेंडा 21। एजेंडा 21। इसमें ये डिस्कस हुआ कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब रिसोर्सेज का भैया ऐसे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर व जनरेशन जो है उसको भी ये रिसोर्स इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। तो ये पूरी कहानी थी आपकी एजेंडा 21, जिसमें डिसाइड किया हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बचाना है, पोल्यूशन नहीं होने देना, ग्लोबल वार्मिंग से अपने एनवायरमेंट को बचा के रखना है। तो समझ में आ गया? चलो आगे। अच्छा ये भी है, एक सेकेंड। ये जो अर्थ समिट करवाई गई थी ये किसने करवाया? तो ये आपको करवाया था गाइस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब भाई आप इन्वायरमेंट पे भी ध्यान दो और अपना डेवलपमेंट भी करते जाओ। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाई थी यूनाइटेड नेशन, का नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों के लिए मीटिंग जो बुलवाई थी वो किसने बनवाई थी? इसने। कहां पर? ब्राजील में। कब? 1992 में। मीटिंग का नाम क्या था? अर्थ समिट। जो डिसाइड करा इन लोगों ने कि अब अर्थ को बचाएंगे, इन्वायरमेंट को बचाएंगे, इस आइडिया का नाम क्या दिया गया? एजेंडा 21। ठीक है, आगे नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैव विविधता। बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। इधर देखो, बायो का मतलब क्या है? लिविंग। और डाइवर्सिटी जो वर्ड, एक सेकंड क्या हो रहा है? हाँ, बायो का मतलब क्या है? लिविंग। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? विविधता, अलग अलग होना। तो हमारी अर्थ पे जितनी भी लिविंग थिंग रहती है, हमारी अर्थ पर जितनी भी लिविंग थिंग रहती है, सब क्या है? एक दूसरे से अलग अलग। सब क्या है गाइस? एक दूसरे से अलग अलग। आप देखो ना, मैं भी इंसान हूं, आप वीडियो देख रहे हो, आप भी इंसान हो, हम दोनों इंसान हैं, लेकिन हम एक जैसा दिखते हैं क्या? नहीं, हम सब क्या अलग अलग। वैसे जानवर वानवर जितने भी लिविंग थिंग है सब एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में जैव विविधता। एक दूसरे से क्या होना? अलग अलग होना। क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई यहाँ तक? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक सेकेंड, चलो भाई बैक आ जा। चलो भाई घर जाओ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेम एनी टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीमेशन ऑफ फॉरेस्ट। भैया जंगल जो खराब हो रहे हैं, जंगल जो खराब हो रहे हैं इसके दो कारण बताओ। जंगल खराब होने का सबसे मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। जंगल जो खराब हो रहे हैं सबसे मेन कारण क्या है इसका? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई। और सेकंड जो है वो है आपका ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जानवरों से पेड़ पौधों को ज्यादा खिलवा देना। तो ये दो मेन कारण है इंडिया में जिससे इंडिया के जंगल्स क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज। गाइस ये क्वेश्चन ना बहुत आसान सा है, ऐसे तुम्हें एक दो क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। एंडेमिक स्पीसीज किसको बोलते हैं भैया? तो स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड नोएवर एल्स, यानी कि वो वाले जानवर जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अंडमान निकोबार में ना एक डिफरेंट टाइप का पिग पाया जाता है और एक पिजन पाई जाती है, कबूतर। वो एक ऐसी स्पीसीज है पिग की और पिजन की जो बस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ही पाई जाती है और कहीं पर भी नहीं। तो वो जानवर जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पाए जाए और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाए, उन जानवरों की स्पीसीज को अपन क्या बोल देते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोल देते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। तो गाइस बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, वो जानवर जो बहुत कम रह गए हैं या गिने चुने बचे हैं उनको बचाने के लिए अलग से एक रिजर्व बनाया गया जहां पर उनको रख के और उनका ध्यान रखा जाता है ताकि वो लोग जो है वो खराब ना हो जाए, वो लोग बर्बाद ना हो जाए, एक्सटेंट ना हो जाए। तो उस जगह पर जहां पर प्रोटेक्शन दी जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उस जगह को बोलते हैं अपन बायोस्फीयर रिजर्व। अगला, इंडिया में जो बायोस्फीयर, अभी जो अपने बायोस्फीयर पढ़ा, तो भाई किसी ना दो बायोस्फीयर का नाम बताओ जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और कल्चर्स को बचाया जाता हो। तो दो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसी बायोस्फीयर का नाम बताओ, तो आप नीलगिरी या फिर नंदा देवी लिख सकते हो। नीलगिरी और नंदा देवी ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? ये दोनों ही एग्जाम्पल है आपके इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व्स के। कोई दिक्कत? चलिए आप एक बार देखो, मैं पानी पी लेता हूं। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जाओ। Which organization publishes the Red Data Book? देखो रेड डाटा बुक क्या थी? एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने क्या देखा कि वो जानवर जो बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, उनकी एक लिस्ट बना के वो कर दो, पब्लिश कर दो कि भाई इन जानवरों को मारता कोई पकड़ा गया ना उसकी सीधा जेल में डाल देंगे। तो ये जो लिस्ट बनाई थी रेड लिस्ट, वो तो मैंने आपको बता दिया। ये रेड लिस्ट बनाई किसने थी? तो ये बनाया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। किसने बनवाई थी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड बुक जो है वो बनाई थी। ये बुक बनाई थी और जो लिस्ट बनाई थी उसका नाम रेड लिस्ट है। जो इसके अंदर लिस्ट लिखी थी ना बुक के अंदर जानवरों की लिस्ट, उसका नाम था रेड लिस्ट। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आसान है। आजा 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 आजा। व्हाट इज चिपको मूवमेंट? मैं आपको बताता हूँ चिपको मूवमेंट क्या था। उत्तराखंड के अंदर ना वहां की गवर्नमेंट ने बोला भाई पेड़ काटेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे उत्तराखंड की। लोगों ने कहा नहीं भाई, उत्तराखंड की ब्यूटी पेड़ पौधे ही है, तुम इसको काट के पेड़ जब वो लगाओगे, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री, हमें मंजूर नहीं है जी। गवर्नमेंट ने बोला क्यों मंजूर नहीं है जी, हम तो काटेंगे जी। तो इन दोनों में हो गई बहस। अब वो पावर में था बंदा, उसने सारी चीजों को भेज दिया, जाओ भाई ट्रैक्टर वैक्टर सब जेसीबी सब जाओ पेड़ पेड़ काटो। अब लोग बैठे थे, लोग कह रहे क्या हो रहा है, उनको पता लग गया अच्छा पेड़ काटने आए हैं। लोग गए, उनके अंदर बॉलीवुड की आत्मा आ गई, वो गए एक एक पेड़ से गले मिल गए और सीधा अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग मारना स्टार्ट कर दिया कि पहले मुझे काटो उसके बाद इस पेड़ को काटना। अब गवर्नमेंट परेशानी में, अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, तो बचा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में फिर जाके क्या करा, कॉम्प्रोमाइज करा कि चलो ठीक है भाई, अब आप लोग मनाही कर रहे हो तो नहीं लगा रहे इंडस्ट्री, नहीं काट रहे पेड़। तो ये जो मूवमेंट था ना चिपकने वाला पेड़ों से, जो चिपक के पेड़ों को बचा लिया, ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो गया कि भाई उत्तराखंड में लोगों ने पेड़ को हक कर करके चिपक चिपक के पेड़ को कटने से बचा लिया। तो इस मूवमेंट का नाम ही रख दिया क्या, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या हुई थी उत्तराखंड के अंदर, क्यों हुई थी? प्रिवेंट ट्रीज, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको मूवमेंट। अगला आगे बात करें,
अगला बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो नाम में डेंजर है, वो वाले स्पीसीज जो धरती पे बहुत कम रह गए हैं, इनको अगर नहीं बचाया गया तो ये क्या होंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। उन स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। आगे बात करते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंट स्पीसीज। भैया 2 ऐसे एग्जांपल बताओ स्पीसीज की तो गायब हो गए, धरती पे दिखते नहीं, एक्सटेंट हो चुके हैं। तो एक है आपका डोडो और एक है आपका चीता। कोई दिक्कत? डोडो, क्या नाम रखा है। मेंशन टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट। भाई इंडिया के अंदर ना पेड़ों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए आज तक जितने भी मूवमेंट चलाए गए उसमें से 2 बताओ। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया, चिपको मूवमेंट। सेकंड था बीज बचाओ आंदोलन। है बीज बचाओ आंदोलन क्या था, बीज बचाओ आंदोलन क्या था, रिफ्यूज केमिकल सीड्स। केमिकल से बने हुए बीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक और नेचुरल बीजों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जंगल और वो जो पेड़ है, सॉरी जंगल और जो जमीन है उसको कोई हानि ना पहुंचे और वो आराम से चीजों को उगा सके। तो इसलिए चलाया गया था बीज बचाओ आंदोलन, यानी कि सीड्स को बचाने के लिए। सीड्स रहेगा तभी तो पेड़ बनेगा। आगे, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो ये हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट जो बहुत कांटेदार फॉरेस्ट होते हैं, और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इंडिया के जो फॉरेस्ट है उसको हम इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन सा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्वेश्चन कैसा आएगा पता है, 4 नाम दे देगा, इसमें से एक नाम हटा के थ्रोनी फॉरेस्ट की जगह कोई और दे देगा। आपको बोलेगा इंडिया में से वो कौन सा फॉरेस्ट है जो नहीं है, तो आप उसको टिक मारोगे। तो आप याद रखो इंडिया में कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, थोर्नी और मैंग्रोव फॉरेस्ट। आगे बात करते हैं, कह रहा व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। भाई ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ व्हाइट बोर्ड में। देखो हम पढ़ रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर ना गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने आज तक जंगलों को और जानवरों को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो सबसे पहला वो था टाइगर प्रोजेक्ट। ये क्या था, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया, 1972 के अंदर। कब चलाया गया, 1972 के अंदर। इसमें क्या था, टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही थी, तो टाइगर्स को बचाने के लिए चलाया गया। सेकंड चलाया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये चलाया गया 1992 के अंदर। फिर सरकार ने देखा यार टाइगर के लिए अलग से प्रोजेक्ट चलवाओ, एलिफेंट के लिए अलग से प्रोजेक्ट चलवाओ, कंबाइन एक प्रोजेक्ट चलवा दो ना। तो उसका नाम रखा गया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 में। तो एक कंबाइंड प्रोग्राम चलाया गया सरकार के द्वारा, उसका नाम क्या था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको कब चलाया गया, 1992 के अंदर। जिसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया कि भाई देखो जानवरों को ना मारना बंद है, जानवरों को मारना क्या है, बैन है। अगर आप जानवरों को मारोगे तो आपको क्या हो जाएगी, जेल। हंटिंग को क्या कर दो, बैन। तो ये 3 प्रोजेक्ट चलाए गए। साथ में सरकार ने क्या करा, इंडिया के अंदर 103 नेशनल पार्क्स बनवाए जानवरों को रखने के लिए, और 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनवाई। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर सरकार ने क्या काम करा, पहला टाइगर प्रोजेक्ट लाई, एलिफेंट प्रोजेक्ट लाई, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनवाया जानवरों के लिए, 103 नेशनल पार्क्स बनवाए, 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बनवाई। कोई दिक्कत? और एक काम और करा था उन्होंने, ये बताता हूँ। ये तो जानवरों के लिए किया, जरा जंगल के लिए देखते हैं। अब फॉरेस्ट के लिए देखो, फॉरेस्ट के लिए उन्होंने क्या काम करा। तो फॉरेस्ट के लिए उन्होंने क्या काम करा, हमारे इंडिया में जितना भी 100% फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था, 50% जंगल, इंडिया में जितने भी जंगल था 100%, उसमें से 50% रिजर्व कर दिया कि भाई ये रिजर्व है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। 33% प्रोटेक्टेड कर दिया कि भाई इसको भी बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, कोई छेड़खानी इसके अंदर नहीं कर सकते। सबने बोला यार सब तो रिजर्व ही और प्रोटेक्टेड ही कर दोगे, सबको तो बचा ही लोगे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट भी तो करनी है, फैक्ट्री रोड वोड भी तो बनानी पड़ेगी। सरकार ने बोला क्या दिक्कत है, 17% जंगल बच तो रहा है, ये 17% बचा ना, इस 17% में फ्यूचर में अगर काटने की जरूरत पड़ेगी जंगलों को तो ये वाला 17% काटेंगे, इसको और इसको नहीं छेड़ेंगे। तो ये काम किसके लिए करा, जंगलों के लिए। सरकार का काम समझ में आया सारा।
चलो आगे बढ़ते हैं। वही देखो, एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया, हाँ फॉरेस्ट, ए फॉरेस्टेशन, बैन ऑन हंटिंग, ए फॉरेस्टेशन करो यानी कि पेड़ों को लगाओ इसलिए अभियान चलवाए, और साथ में हंटिंग को क्या कर दिया, बैन कर दिया। Why is कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? भाई बायोडाइवर्सिटी को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है? बायोडाइवर्सिटी को बचाना इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, देखो आइए बताता हूँ। बायोडाइवर्सिटी को बचाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हमारे एसएसटी में एक टर्म है उसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि भैया घास है, ग्रास को खा के कौन जिंदा है, ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर को खा के फ्रॉग, फ्रॉग को खा के स्नेक, स्नेक को खा के ईगल। तो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है सब लिविंग थिंग है, सब एक दूसरे से क्या है, अलग अलग, सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड, सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड। अगर बायोडाइवर्सिटी ही नहीं रहेगी, अगर मान लो चूहा ही गायब हो गया तो इसका पेट कैसे भरेगा, है ना? अगर मान लो ग्रास हॉपर ही गायब हो गया तो भाई फ्रॉग का पेट कैसे भरेगा, और अगर फ्रॉग गायब हो गया तो स्नेक का पेट कैसे भरेगा? तो अगर बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाएंगे तो पूरा का पूरा परितंत्र, इंग्लिश में इकोसिस्टम ही क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग टू IUCN क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत सिंपल है, जितनी भी टाइप की स्पीसीज है वो बताओ। सबसे पहला नॉर्मल स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो कॉमन है, हर जगह दिखते जाते हैं। सेकंड था इंडेंजर स्पीसीज, जो मैंने आपको बताया, वो जो अगर वो स्पीसीज जो बहुत गिने चुने रह गए धरती पे, इनको नहीं बचाया गया तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, उनको बोलते हैं इंडेंजर। वनरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो जल्द ही, अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो जल्दी क्या बन जाएंगे, इंडेंजर, समझो। एक है नॉर्मल स्पीसीज जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला उसके बाद आता है वनरेबल, जो अभी तो ज्यादा हैं लेकिन उनका जिस तरीके से शिकार चल रहा है, अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो किस में आ जाएंगे, इंडेंजर में, यानी खत्म होने की कगार में। और इंडेंजर स्पीसीज वो होती है जो बिल्कुल खत्म ही होने वाली है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। रेयर स्पीसीज जो कभी कभी दिखती है, कहीं कहीं दिखती है, ठस्से में 3-4 पीस बचे हैं धरती पे, जिनकी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा कम। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ डिप्लीमेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। भाई इंडिया के अंदर ना क्यों, इंडिया के अंदर क्यों हमें देखने को मिलता है कि वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट है इनकी डिप्लीमेशन यानी कि दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं? तो इनके मेन कारण क्या है? सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन। भाई शहरीकरण के नाम पे तुम क्या करे जा रहे हो, डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हो। जंगल है तभी तो जानवर है, जंगल लेने को जानवर कहां से रहेगा? सेकेंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग। कंपनी के नाम पे भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन करे जा रहे हो, खुदाई करे जा रहे हो, हर जगह जमीनें खराब हो रही है, जहां खुदाई होती है वहां से जानवर भाग जाते हैं। तो पता है ना, पटाखे फूटते हैं दिवाली में तो कुत्ते परेशान रहते हैं, अब माइनिंग में तो बम फोड़ देते हैं, लगा के लैंड में लगा के बम 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 फोड़ देते हैं, तो जानवर कुछ मर भी जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं। तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग, और साथ में जानवरों का ट्रेड, खाल किसी की बेच दी, किसी का दांत बेच दिया, तो ये सब मेन कारण है इंडिया के अंदर जिसके कारण फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे खतरा मंडराता हुआ हमें दिख रहा है। आगे डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी। ये क्वेश्चन देखो गाइस, अभी तक हमारे इंडिया में हमने पढ़ा भाई सरकार ने क्या करा जंगल और जानवरों को बचाने के लिए। अब अपन देख रहे हैं कि भाई लोगों ने क्या किया। तो लोगों ने देखो भाई, सबसे पहला मूवमेंट मैंने आपको बताया था, चिपको मूवमेंट लोगों ने करी थी जंगल को बचाने के लिए। सेकंड जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, इसके अंदर ये था कि भाई लोगों ने ना प्रोटेस्ट करा जंगलों को मत काटो, तो इस मूवमेंट का नाम रखा था क्या, जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, JFM। अगला बीज बचाओ आंदोलन भी पढ़ा हमने, कंजर्व सीड्स, बीज को बचाने के लिए, केमिकली बीज को मना करो, ऑर्गेनिक बीज को बचाने के लिए ये मूवमेंट जो है वो चलाया गया था। साथ में एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, राजस्थान के अंदर देखने को हमें मिला था। राजस्थान के अंदर क्या देखने को मिला, राजस्थान के अंदर ना जंगल बहुत कम थे, तो राजस्थान के अंदर वहां के लोगों ने, मैं इस पे लिख देता हूं, राजस्थान के अंदर क्या करा, अलवर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट जगह है जैसे दिल्ली में जहांगीरपुरी, उसी तरीके से अपना राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट, वहां के लोगों ने 1200 हेक्टर जमीन क्या कर दिया, डोनेट, अपनी पर्सनल जमीन को 1200 हेक्टर जमीन डोनेट करके लोगों ने अपनी पर्सनल एक जंगल बना दिया इसके ऊपर, जिसका नाम रखा गया भैरवदेव ढाका। इसका नाम क्या रखा गया, भैरवदेव ढाका। तो ये भी एक एग्जांपल है कि लोगों ने अभी तक क्या करा है जंगलों और जानवरों को बचाने के लिए। तो आप ये भी लिख सकते हो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने अपनी पर्सनल 1200 हेक्टर की जमीन दान करके उस पर एक जंगल बनाया, जिसका नाम था भैरवदेव ढाका। What are the steps taken by government to protect wildlife? पढ़ लिया है हमने।
नेक्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे शायद। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर, कि भाई हमारी धरती पे 100% पानी जो है, 100% पानी में से फ्रेश वाटर कितना है हमारे पास, तो फ्रेश वाटर पता है आपको कितना है, 2.5%। पूरी धरती पे 100% पानी में से हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%, जो कि नदियों में ग्राउंड वाटर और पहाड़ों पे मिला के 2.5% है। देख लो 2.5% में से पूरी दुनिया पानी पी रही है, बाकी सारा पानी खा रहा है। व्हाट इज डैम, देखो ये क्वेश्चन करवाता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई, 5 मार्क्स का, ये है तो 1 मार्क्स का, लेकिन इसमें आपको 5 मार्क्स में कन्वर्ट करके मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैम के बारे में। डैम क्या होता है, बांध। बांध क्या होता है, जो नदी होती है ना गाइस, नदी पे एक मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसमें बड़े बड़े लोग छेद करके गेट लगा देते हैं और इसके अंदर मोटर फिट कर देते हैं। इससे होता क्या है, जब पानी आगे जाता है या पानी इधर से इधर आता है तो ये मोटर हिलती है, साथ में इससे क्या बन जाती है, बिजली बन जाती है। तो डैम जो है वो क्या है, एक मैन मेड स्ट्रक्चर है जो पानी को रेगुलेट करता है, नदी के पानी के। तो इसके जरा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं डैम के। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। डैम का सबसे पहला पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, कि भैया डैम से हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सेकंड, फ्लड कंट्रोल। मान लो नदी में बारिश होकर ज्यादा पानी भर गया तो इधर गांव वाँव ना डूब जाए, इसलिए ढक्कन ही बंद कर देते हैं, सारा पानी इधर का इधर ही इकट्ठा हो रखा है, तो फ्लड कंट्रोल से भी हमें बचाती है। तीसरा आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्लस इरिगेशन। इरिगेशन में हमारी क्या कर देती है, ये मदद कर देती है। आसपास जो इलाका होता है, जब इनको पानी चाहिए होता है खेती करने के लिए, तो पानी नदियों में छोड़ देते हैं, फिर ये अपना पाइप से पानी अपने खेत तक ले जाते हैं। तो भाई डैम से हमारे 1 2 3 मदद होते हैं, इसलिए डैम को हम क्या बोलते हैं, MPP, बोले तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डैम हमारे बहुत सारी चीज़ों में क्या आता है, काम आता है। तो ये तो हमने पढ़े इसके पॉजिटिव्स। इसके नेगेटिव्स देखो, इसका नेगेटिव है पहला डिस्प्लेसमेंट। भाई जहां पर भी डैम बनाते हैं ना, डैम छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ से लोगों का घर क्या करवा देते हैं, खाली। तो लोगों को अपना घर खाली करे कहीं और जाना पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो यहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं नदियों के, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिस पानी के ऊपर या जिस नदी के ऊपर डैम बनता है, तो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। और तीसरा है जो नेचुरल फ्लो था, नेचुरल फ्लो। नदी में जब ये डैम नहीं था तो पानी अपने मन से आ रहा है, जा रहा है आगे पीछे नेचुरली, लेकिन अब डैम बन गया, अब ये डैम रेगुलेट कर रहा है पानी को भेजना है या पानी को नहीं भेजना। तो ये सारे थे पॉजिटिव और नेगेटिव डैम के बारे में। डैम को हिंदी में क्या बोलते हैं, बांध। और डैम का दूसरा नाम क्या है, MPP, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो अगर आपके पेपर में डैम आ गया सीधा सीधा तो ठीक है, या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। करा व्हाट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रिवर के ऊपर बता ही दिया मैंने आपको। अच्छा याद रखना, पानी से जो बिजली बनाई जाती है, पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आगे, नेम एनी 2 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। भाई इंडिया में बहुत सारे बांध हैं, कोई 2 बांध बनाओ, बता दो। भाखड़ा नांगल डैम और दूसरा बोल सकते हो आप हीराकुंड डैम। तो भाखड़ा नांगल डैम और हीराकुंड डैम ये किसके एग्जाम्पल है, MPP मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम के। इधर आजा, इधर आजा, आजा। विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ सरदार सरोवर डैम, यानी कि सिंपल ये बोल रहा है कि सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर। आगे, व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। वाटर स्कैरसिटी वर्ड से नहीं डरना है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। तो पानी की जो कमी है, पानी की कमी को अपन क्या बोलते हैं, वाटर स्कैरसिटी। इंडिया में पानी की कमी के मेन कारण क्या है, सबसे पहला पॉल्यूशन। जो पानी पीने लायक था उसको भी गंदा कर दिया। यमुना नदी का पानी आज से कुछ साल पहले लोग पीते थे, आज उसको नाला बना दिया, दिल्ली की यमुना है।
तो भाई इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी की कमी क्या है? वाटर पोल्यूशन है, ओवर यूज है, केमिकल यूज है, वेस्ट डिस्पोजल है, सारा कचरा नदियों में फेंक देते हैं, इससे नदियां जो पानी पीने लायक भी थी वो भी क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो ये कारण है वाटर स्कैर्सिटीज के। कोई दिक्कत? वाटर स्कैर्सिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। नेम एनी वन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाने के लिए कोई एक मेथड बताओ। तो ये ना एक जोहाद नाम की एक प्रोसेस है जो राजस्थान में करते थे वो लोग। जैसे ही बारिश का महीना आने वाला होता था तो वो ना बड़े बड़े गड्ढे कर देते थे, गांव के अंदर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। अब बारिश हुई, बारिश का सारा पानी गड्ढों में इकट्ठा हो गया, बारिश होके चली गई, गड्ढों में जो पानी है उसको इस्तेमाल करके अपना डोमेस्टिक वर्क जो है वो करा करते थे। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो राजस्थान के लोग करा करते थे। अगला, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। भाई मैंने आपको बताया भाई वाटर स्कैर्सिटी के मेन कारण क्या है। तो भाई वही पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़, पानी उतना 2.5 का 2.5% ही है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, शहर बनते जा रहे हैं। जहां जहां पर मिट्टी थी, बारिश का पानी पहले आता था जमीन में चले जाता था, अब हर जगह पर तुमने सीमेंट वेमेंट बिछा दिया जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर में नहीं जा पा रहा, सारा का सारा पानी जो है नालियों में जाके वेस्ट हो जा रहा है। तो भाई अर्बनाइजेशन के कारण पानी खराब हो रहा है, पॉपुलेशन जल्दी जल्दी रैपिडली बढ़ती जा रही है, ठीक है, और सारा का सारा ग्राउंड वाटर जो है उसको तुम बार बार निकाले जा रहे हो। तो भी दिल्ली जैसे शहरों में आपको पता है समरसेबल लगाना मना है, क्योंकि समरसेबल ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा खींचता है। बेंगलोर जैसे शहरों में तो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है, क्योंकि वहां पर जमीन मिट्टी तो बहुत कम बची, हर जगह तुमने रोड, मकान, हॉस्पिटल, स्कूल बनवा के सीमेंट कॉन्क्रीट बिछा दिया। अब कॉन्क्रीट ना दुश्मन है पानी का, पानी जब उस पर गिरता है तो वो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर में वापस जाने ही नहीं देता, तो इसलिए सारा का सारा पानी नालियों में जाके वेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ कारण है इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी होने के। कह रहा है मेंशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मैंने आपको पढ़ाई दिया, लोगों की क्या होती है? घर खाली होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, नेचुरल फ्लो बर्बाद हो जाता है और एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। अगला, व्हाई इज रूफटॉप हार्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। भैया रूफटॉप हार्वेस्टिंग जो है, रूफटॉप हार्वेस्टिंग मतलब छत पे जो सिस्टम बनाते हैं पानी बचाने का, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? भैया रूफटॉप हार्वेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रूफटॉप हार्वेस्टिंग करोगे तो यानी कि आप बारिश का पानी बचा रहे हो, और आप बारिश का पानी बचा रहे हो तो आप ग्राउंड वाटर क्या निकालोगे? कम, आप ग्राउंड वाटर पे कम डिपेंड होंगे। पहला पॉइंट ये। सेकंड क्या है, अगर आप रूफटॉप हार्वेस्टिंग करते हो तो रूफटॉप हार्वेस्टिंग में होता क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो व्हाइट बोर्ड, इसमें क्या होता है, मान लो किसी ने अपना घर बनाया, मान लो किसी ने अपना घर बनाया, ऐसा घर है, और यहाँ पर एक गड्ढा कर देता है, और गड्ढे से यहाँ पर ये जमीन है, जमीन में गड्ढा करके कनेक्ट करता है। इससे होता है क्या, बारिश का पानी छत पे गिरा, छत से सारा पानी पाइप के थ्रू कहाँ चले गया? जमीन के अंदर। जैसे ग्राउंड वाटर भी क्या होता है? रिचार्ज। और कुछ लोग यहाँ पर टंकी लगा देते हैं, टंकी में स्टोर कर लेते हैं, फिर टंकी का पानी बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं डोमेस्टिक यूज में। आया बात समझ? चलिए अगला, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम किन किन तरीके से कर सकते हैं? तो भाई रूफटॉप हार्वेस्टिंग करो, छत पे पानी जो गिर रहा है उसको बचाओ, टंकी से लगाओ, या राजस्थान का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो है ही, साथ में कुल्स जो हिमाचल प्रदेश में होता है उसमें क्या होता है, बड़े बड़े चैनल्स बना देते हैं बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। बारिश हुई, सारा पानी चैनल्स के थ्रू, छोटे छोटे नालों के थ्रू एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर उसका आराम से वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ ये गाइस इंपॉर्टेंट है। देखो भाखड़ा नांगल डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी के ऊपर जो कि उड़ीसा में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर जो कि गुजरात में है। टेहरी डैम है आपकी भागीरथी रिवर पे जो कि उत्तराखंड के पास है। आगे, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, सबसे बड़ी डैम कौन सी है? टेहरी डैम जो कि क्या उत्तराखंड में और भागीरथी नदी के ऊपर। लॉन्गेस्ट डैम अगर आपसे पूछ ले, हाईएस्ट कौन है? टेहरी डैम, कौन सी रिवर पे? भागीरथी पे। लॉन्गेस्ट डैम अगर आपसे पूछ ले तो वह हीराकुंड डैम उड़ीसा में महानदी के ऊपर। ओल्डेस्ट डैम आपसे पूछ ले तो ओल्डेस्ट डैम जो है इंडिया का वो आपका आता है कलानी डैम, सबसे पुरानी डैम है इंडिया की। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस तो हमारे सारे हो गए गाइस। एक ना तुम्हें बोनस क्वेश्चंस करवाता हूं, एक बार जरा हम बोर्ड पे आते हैं। एक सेकंड, एक ना क्वेश्चन आता है सॉइल इरोजन का, वो इसमें नहीं करवाया मैंने, मैं आपको भी करवा देता हूं। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन। हाँ, एक होता है लैंड डिग्रेडेशन, जिसका मतलब क्या था? भूमि निम्नीकरण, पूरी जमीन का खराब हो जाना, वो तो हमने देख लिया भाई। भूमि निम्नीकरण किन कारणों की वजह से होती है? माइनिंग,
ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, केमिकल यूज। उसको बचा के रख सकते हैं, केमिकल यूज को रेगुलेट करो, एफॉरेस्टेशन करो, ओवर ग्रेजिंग मत करवाओ और ज्यादा सिंचाई पानी को मत करो। इस तरीके से तो लैंड डिग्रेडेशन को तुम बचा सकते हो। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब भी मिट्टी की पहली लेयर खराब हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन, हिंदी में मृदा अपरदन। तो भैया मृदा अपरदन होने के मेन कारण क्या है? विंड और रेनफॉल। जब भी कभी आपने देखा होगा आंधी आती है, तो आंधी आती है तो वो हवा नहीं चलती, साथ में मिट्टी को भी उठा लाती है। जब आंधी आएगी तो वो कौन सी मिट्टी को उठाएगी? जो सबसे ऊपर होगी, और सबसे ऊपर की मिट्टी अगर उठ गई अपनी जगह से तो वहीं पर क्या हो जाता है? मृदा अपरदन, यानी कि सॉइल इरोजन। तो मेन कारण क्या है? विंड। सेकेंड है रेनफॉल। जब भी कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो ज्यादा बारिश होने के कारण भी मिट्टी जो है पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है। तो ये दोनों है इसके कारण। अब भैया इसके सॉल्यूशंस की बात करो, इसके सॉल्यूशंस क्या है, किस तरीके से हम बचा सकते हैं? इसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं। पहला है टेरेस फार्मिंग। लोग क्या करते हैं, जो पहाड़ पे रहते हैं वो पहाड़ों को काट काट के इसके अंदर खेती कर देते हैं, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, जिससे सॉइल इरोजन बच जाती है। सेकेंड है काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग और शेल्टर बेड। देखो काउंटर प्लोइंग क्या है? मान लो कोई जमीन का टुकड़ा है, इस पे तुम लाइन में खेती करो, साइड में गड्ढा करो, लाइन में खेती करो, साइड में गड्ढा करो, लाइन में खेती करो, साइड में गड्ढा करो। इससे होगा क्या? जब भी कभी ज्यादा बारिश भी होगी खेत में तो खेत का जो मिट्टी है वो इन गड्ढों में भर जाएगा जाकर, यानी कि खेत की मिट्टी खेत में ही रह गई। ये क्या है आपका? काउंटर फ्लोइंग। थर्ड है शेल्टर बेल्ट। आपकी जो जमीन है, आपको लगता है हवा बहुत तेज चलती है, तो साइड में आप क्या करो? बड़े 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 पेड़ लगा दो। जिससे होगा क्या? आपने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए तो जब हवा तेज चलेगी तो इन पेड़ों से टकरा के हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, और भाई जमीन को आपके नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये एक बोनस क्वेश्चन था, सॉइल इरोजन। आगे बात समझ? पक्का पक्की? चलो, तो इतने ही क्वेश्चन है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से, वेल एंड गुड तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई भी कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। 9th की वीडियो मैंने डाल दी है, 10th की मैंने डाल दी है। इसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो मैं चैप्टर्स पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगा, चैप्टर्स भी डालूंगा। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके आपको मुझे बताना है। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है।